हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। स्टूडेंट, हम इस वीडियो में 12th केमिस्ट्री के 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं ये BVI क्वेश्चंस हैं, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी कि इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, चारों क्वेश्चन जो आपके होंगे वो कौन से हैं। नंबर 1 देखिए क्या है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। हम देखिए चित्र के साथ सब कुछ समझेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके और आप इसे भूलें नहीं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम आते आते आपको अच्छे से ये याद रहे इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए, प्रथम नियम क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा या प्रभावित हुई पदार्थ की मात्रा होती है वो विद्युत अपघट्ट में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। यानी कि देखिए, एक जो सेल होता है, जैसे ये सेल है डेनियल सेल, ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे दो पात्र यहाँ पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो पात्र हैं जिसमें मान लीजिए यहाँ पर CuSO4 है, ठीक है, कॉपर सल्फेट, यहाँ पर मान लीजिए जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट का जो ये है विद्युत अपघट्य है, ठीक है। इसमें सेल में दो चीज़ें होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड इसमें पाए जाते हैं। एक ये इलेक्ट्रोड, एक ये, इनका नाम अलग अलग, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगे हुए हैं, एनोड कैथोड, ठीक है। अब होता क्या है, कहा गया है कि इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है तो जो ये इलेक्ट्रोड है इससे मुक्त हुए, मान लीजिए इलेक्ट्रोड किसी पदार्थ का बना है, इससे जो पदार्थ मुक्त होगा, ठीक है, वो होगा कि आप विद्युत अपघट्ट में से प्रवाहित आवेश, तो ये जो विद्युत अपघट्ट में जितने भी आवेश प्रवाहित होंगे, क्यों, उसी की मात्रा के समानुपाती होगा। यानी कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड से जितने ज़्यादा पदार्थ मुक्त होंगे उतने ही ज़्यादा विद्युत अपघटन में जो विद्युत अपघट्य होता है, ठीक है, उससे आवेश, उतना ही आवेश होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर हम फार्मूले को समझ लेते हैं। तो फार्मूले को कैसे समझेंगे, ये क्या कहा गया है कि जो पदार्थ की मात्रा होती है W, वो समानुपाती होती है किसके, Q के, यानी कि आवेश के, ठीक है। क्या कहा गया है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या होता है, विद्युत अपघट्ट में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, तो ये जो आवेश है इसके समानुपाती है। अब देखिए, हमें मान लीजिए आपको पता होगा कि Q इक्वल टू जो आवेश होता है वो होता है IT, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे स्मॉल क्यों नहीं है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो W अनुकमानुपाती हम यहाँ पर लिख देते हैं Q के स्थान पर IT, ठीक है। अब देखिए, अब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को अगर आपको हटाना है तो कोई यहाँ पर नियतांक लाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नियतांक का यूज करते हैं Z, ठीक है। तो ZIT, तो ये होता है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का फार्मूला, W इक्वल टू ZIT, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर Z क्या है, तो Z जो है यह है समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक, ठीक है, समानुपाती स्थिरांक है, या इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, वो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। तो समझ में आया, जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा होती है उसमें प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है W इक्वल टू अनुक्रमानुपाती Q, या समानुपाती आप कह सकते हैं, दोनों, ठीक है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। Q की वैल्यू होती है IT, Q इक्वल टू IT मैंने आपको बताया है कि जो आवेश होता है वो धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है, तो IT हमने लिख दिया। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाना है तो यहाँ पर हम एक स्थिरांक लाएंगे, तो हमने Z ले आया। Z का नाम होता है, Z जो होता है इसको कहते हैं हम समानुपाती स्थिरांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। तो ये था आपका विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कि धुएं में, ये पृष्ठ रसायन चैप्टर से है, कि धुएं में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम लिखिए। दो चीज़ें होती हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, और एक होता है परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, ये हम ठोस, द्रव या गैस,
ठीक है। इसमें हम लिखते हैं तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो धुएं में जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है वो होती है ठोस, ठीक है, और जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो होता है गैस, ठीक है। ये परिक्षेपण का माध्यम का मतलब जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में हो। जैसे देखिए आप धुआं देखते होंगे तो आपको एक गैस के प्रकार से लगती होगी कि वो उड़ रही है, ठीक है, उसमें आपको ठोस नहीं दिखाई देता होगा। बट जो ये परिक्षेपण माध्यम होता है इसका गैस होता है, आपको गैस के रूप में दिखेगी, लेकिन परिक्षिप्त प्रावस्था उसमें छिपी होती है, ठीक है। छोटे छोटे कण जो ठोस के होते हैं वो उसमें छिपे होते हैं, तो परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस, ठीक है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं लिखिए। जो संक्रमण तत्व होते हैं डी ब्लॉक के तत्व, उनकी 4 विशेषताएं आपको बतानी है। तो संक्रमण तत्वों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट देखिए ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा देखिए इनके वाह्यतम 2 कोष अपूर्ण होते हैं, यानी कि जो इनके वाह्यतम कोष होते हैं जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो जो 2 कोष होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, वो पूर्ण नहीं होते हैं। तीसरा देखिए ये संकर आयन बनाते हैं, ठीक है, ये हाइब्रिड आयन भी बनाते हैं। चौथा देखिए ये रंगीन आयन बनाते हैं और रंगीन आयन भी संक्रमण तत्व बनाते हैं, ठीक है। पांचवा देखिए ये अनुचुंबकीय गुण एवं उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं, यानी कि ये अनुचुंबकीय गुण को भी और उत्प्रेरक कैटालिटिक कैरेक्टर्स को भी ये दर्शाते हैं। तो 5 गुण मैंने आपको बताया, अगर आप पाँचों याद रखते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो, ठीक है। ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, इनके वाह्यतम 2 कोष अपूर्ण होते हैं, ये संकर आयन बनाते हैं, ये रंगीन आयन बनाते हैं, ये अनुचुंबकीय गुण एवं उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी कि हाफमान ब्रोमेमाइड का अपक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए क्या होता है CH3, इसमें जो अभिकारक होता है वो हम लेते हैं CH3CONH2, ठीक है, एथेनामाइड प्लस Br2 ब्रोमीन प्लस KOH, तो K की हम 4 मॉलिक्यूल को यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। अब बनता क्या है आपका, जो बनता है वो है CH3NH2 यानी कि मेथिल एमीन प्लस 2 KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस, सॉरी मैं नीचे लिख देता हूँ, प्लस K2CO3, ठीक है, और प्लस 2H2O। ये है आपका हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया का समीकरण, ठीक है। तो समझ में आया, जब हम एथेनामाइड की अपक्रिया ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो आपका मेथिल एमीन, ये क्या है मेथिल एमीन, ठीक है, मेथिल एमीन पोटेशियम ब्रोमाइड पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, और जल बनता है, इसी को हम कहते हैं हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया, ठीक है। यही इसका रासायनिक समीकरण है। तो ये थे आपके 4 महत्वपूर्ण प्रश्न 12th केमिस्ट्री के। तो आई होप कि आपको चारों अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करने, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।